राजनीतिक जो सियासत है उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, खबर ये आ रही है कि गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? जी। बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे। उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए। महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। नहीं राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी जो जी। मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही। तो उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है। हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमने सालों साल एक साथ काम किया है। हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है। पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन हम एक रुकावट साथ कहाँ काम पे आ रही है किए। राउत साहब? हाँ, रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी देखिए बात है जिसको बात लेकर एकनाथ ऐसी शिंदे है। कह रहे हैं आप कि अब मैं उद्धव आप ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में। और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है। नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की। उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। राउत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी आज मुलाकात हुई शरद पवार जी से, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई? क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? और आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि आपने बयान दिया कि वो अभी भी इस अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पितामह की तरह हैं वो। क्या उनके सजेशन थे? आपकी क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? रणनीति की बात तो नहीं है। हम तो विधायक जहां कहाँ छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रही है, ऊर्जा रहे हैं।
और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे। एक कानूनी लड़ाई की भी आप लोगों ने तैयारी की है, इस तरह की खबरें हैं कि आप कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हर लड़ाई को हम तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां की सरकारें तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बनाना चाहती है, ये देश के सामने, लोकतंत्र के सामने एक बड़ा आह्वान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश भर का माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पूरा देश का विपक्ष एक साथ आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश से हमको समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो खेल शुरू किया है, ये जो आग लगाई है, इस आग में जलने वाले वही है। राउत साहब, एक मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, राजनीतिक सवाल नहीं होगा ये। आप ये बताइए कि ऐसी गड़बड़ कहां पे हो गई जहां पे आपके इतने जो विधायक थे, बड़ी संख्या में 37-40 का आंकड़ा दिया जा रहा है इस समय, इतनी बड़ी संख्या में वो तैयार हो गए एकनाथ शिंदे के लिए जाने के लिए, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ रहने के लिए? ये सवाल आप ईडी को पूछ लीजिए। जिस तरह से ईडी ने इंटरेस्ट लिया था ये सरकार तोड़ने में और नई सरकार बनाने में, तो ये सवाल तो मैं जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे पूछूंगा कि आपने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। 17 हमारे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस दरमियान शुरू हो गई, उनको धमकाया गया। मुंबई से उनको ईडी का एक अफसर और बीजेपी का एक अधिकारी, एक नेता, ईडी का अफसर ने उसके कब्जे में देते थे एमएलए और बोलते थे सूरत में जाइए, गुवाहाटी में जाइए। ये कौन सा खेल इस देश में चल रहा है? जो विपक्ष का आवाज उठेगा उसको आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से अगर दबाओगे तो हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। चाहे आप हमको जेल में डालिए या फांसी दीजिए, हम नहीं डरेंगे। हमारे जैसे 100 लोग पैदा हो गया हो, अगर हमको अंदर डालेंगे। हमारे विधायक दबाव में है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आता है बीच में, वो हमारे 2 विधायक है, सबको 1 घंटे में क्लियर कर दिया ईडी ने। जो सालों साल बीजेपी उनके ऊपर आरोप कर रही थी, उनको अपने कब्जे में लेकर 1 घंटे में दिल्ली में उनको क्लियर कर दिया। क्या क्लियर हो गए? तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपके बागी जो नेता हैं उसमें से भरत गोगावले फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत साहब, स्वागत है आपका आज तक में इंडिया टुडे पर। मेरी बातचीत खत्म हो गई। राउत साहब, उनकी बात तो सुन लीजिए ना, आप ही के नेता है वो, आप ही के मैंने आपसे बात की है, मैं अभी राउत साहब उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? आप ही के नेता है। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने अपनी बात कह दी है, आप मुझसे बात कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है राउत साहब मैं आप ही से बात करता हूँ मैं। राउत साहब, मेरे कुछ आखिरी प्रश्न है, उसके मैं सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपने जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से निकलते हैं, सूरत पहुंचते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, रातों रात इसकी भनक भी आप लोग तक नहीं पहुंचती है, जबकि सरकार आपकी थी, पूरा खुफिया तंत्र आपके साथ में था। सब कुछ भनक है। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भी जिस तरह से ईडी का फांस या सब कुछ चल रहा था, सबको मालूम है। ये डर पैदा करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, जो हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। इस तरह से काम करने से विपक्ष की आवाज नहीं खत्म होगी। ये देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी हमने देखा है, और भी सरकारें हमने देखी है। ये चलता रहेगा। लड़ने वाले लोग लड़ते रहेंगे और देश के लिए मरने वाले लोग मरते रहेंगे। राउत साहब, आपकी उद्धव ठाकरे जी से भी बातचीत हुई होगी, आप काफी करीबी हैं ठाकरे परिवार के। उद्धव ठाकरे का क्या कहना है? कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला कि शिवसेना से कोई भी अगर सीएम पद का उम्मीदवार बनता है या सीएम बनना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है। क्या इस तरह का कोई भी इस तरह का? उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने को तैयार नहीं थे।
हम सभी ने उनको मनाया कि आपको सीएम बनना पड़ेगा, ये 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो चाहे शरद पवार साहब हो, सोनिया जी हो, हम सब लोग हमने उनको बनाया कि आप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, आपको लीडरशिप जो है सरकार की करनी पड़ेगी। ये अपने मन से नहीं बने हैं उद्धव जी, हमने उनको सबको उनके ऊपर प्रेशर डाला था। क्या जब एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई थी तो क्या उन्हें सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था? राउत साहब, एकदम सीधा सवाल है आपसे। देखिए, मेरा एक सीधा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है तो बना दीजिए, बनाने को तैयार है। अगर वहां आप सीएम नहीं बन सकते तो फिर यहाँ क्या आपको कम है? हाँ, वो तो आपका सबसे ऊपर का स्थान है कैबिनेट में, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। आप राउत साहब, वहां मैंने के सीधा सवाल पूछा था, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास आघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं, अगर बीजेपी, हाँ हो जाते जरूर। अगर बीजेपी ने जो बात जो हमसे करार किया था, हाँ, जो एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर कायम रहते तो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। लेकिन बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने और अभी आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे हैं। राउत साहब, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आज की तारीख में शिवसेना के कितने विधायक उस गुट के साथ में हैं जहां पर खुद उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, और कितने ऐसे बागी नेता जिनको आप कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं? अंक गणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंक गणित पर रुक गया है। हाँ, अंक गणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंक गणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंक गणित तो होता है ना, बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल होता है, आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में? जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। आपने एक जो कुछ बागी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी आपने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है। ये कानून की लड़ाई चलती रहेगी। नहीं तो आगे आपकी रणनीति क्या है? क्या उनको डिस्क्वालीफाई करके ये दिखाना कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को हथिया नहीं सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी? क्या रणनीति क्या है? शिवसेना के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्या ऐसी पार्टियां बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है? विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, इसका मतलब पार्टी नहीं टूट गई, पार्टी जमीन पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी चलेगी, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेके आएंगे। ये ताकत इस पार्टी में है, हमारे जैसे लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। नहीं राउत साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग वहां पर काम करने के लिए बैठे हैं, सड़क पर उतरेंगे, वोट बटोरेंगे और उसके बाद आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शिवसेना के बागी नेता भी यही बोल रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं, आपके जो साथ हैं वो भी बोल रहे हैं कि शिवसैनिक है। आखिरकार असली शिवसैनिक कौन रह जाता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बार बार एक ही चीज बोला हुआ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, अपना एक नया शिवसेना तैयार कर रहे हैं। वो क्या हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे सॉफ्ट पड़ गए? नहीं नहीं नहीं, ये पागल लोग है, सब मूर्ख लोग है, ये सब उनको पता चलेगा कितनी मूर्खता की है लोगों। हिंदुत्व की जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी लगातार खुले मन से, खुले मुख से वो बोलती रही है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से अलायंस करके कश्मीर में जो किलिंग चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो रोक नहीं सकते। कौन से हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं? तो आपका यह कहना है कि उद्धव ठाकरे आज भी उसी हिंदुत्व पर खड़े हैं जिस पर बाला साहेब ठाकरे खड़ा हुआ करते थे? पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की,
महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, उसमें कोई खोट नहीं आएगी। हमेशा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और विचार जो हमारा है, विचारधारा है, वो विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा संजय राउत साहब कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आपकी कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से बैठक हुई है, क्या आप सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी सरकार बचेगी या फिर अब आप लोग मन बना चुके हैं कि अब अगला चुनाव होना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब बात करने के लिए। तो ये थे संजय राउत। साफ तौर पे उन्होंने कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए, एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाए। उन्होंने यह भी कह दिया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गलती कर रहे हैं और बीजेपी पर उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन अब आगे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार शिवसेना की क्या रणनीति होती है, एनसीपी की क्या रणनीति होती है।